Hello बच्चों, how are you? I hope you all are fine and doing well. I am Poonam Sharma, your science teacher. Again, welcome you with a new session of tissues chapter. तो बच्चों हमने पिछली क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। हम प्लांट टिश्यूज़ कर चुके हैं, एनिमल टिश्यूज़ कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि ब्लड है, लिम्फ है, और हम लोग पढ़ चुके हैं स्केलेटल टिश्यूज़ के बारे में। हमने कार्टिलेज बोन के बारे में पढ़ा था। हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा हुआ है, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे मस्कुलर टिश्यूज़। तो ये भी एक तरीके का एनिमल टिश्यू ही होता है, जो कि एनिमल्स की बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो आज कौन कौन से मस्कुलर टिश्यूज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मस्कुलर टिश्यू, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यानी कि किस में प्रेजेंट होगा, ये मसल्स में प्रेजेंट होगा। और ये जो मस्कुलर टिश्यूज रहते हैं, ये काफ़ी, इनके जो सेल्स होते हैं काफ़ी इलोंगेटेड होते हैं। इलोंगेटेड मतलब लंबे सेल्स होते हैं इनके, और इनको हम बोलते हैं मसल फाइबर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर्स। तो अगर हम मस्कुलर टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में करें तो आप देखेंगे ये मस्कुलर टिश्यूज हैं। तो इनके अगर आप सेल देखें तो ये इलोंगेटेड सेल्स हैं। इलोंगेटेड मतलब लंबे सेल्स हैं, और हम इन लंबे और इलोंगेटेड सेल्स को हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर्स। और इनकी जो मसल फाइबर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी, यानी कि ये कंडक्शन में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो इनका मेन काम क्या है? दे प्रोवाइड मूवमेंट टू आवर बॉडी। ठीक है। अगर हम बात करें कि ये जो मस्कुलर सेल, तो जो टिश्यूज हैं, इनमें जो सेल्स होते हैं ये अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। लाइक ये पैरेलल अरेंज होते हैं। जो मस्कुलर टिश्यूज में सेल का जो अरेंजमेंट है, सेल्स आर अरेंज्ड, सेल्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि कैसे प्रेजेंट होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल में प्रेजेंट होते हैं, और तब ये साथ में मिलके लेकिन काम करते हैं। और ये किससे मिलके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। इनको हम कौन से स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है हमारे ये? अगर हम बात करें इनको, जो मसल फाइबर्स हैं हमारे, ये बने होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से, जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। स्पेशल प्रोटीन्स को मैं यहां लिखती हूँ, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो हम बात कर रहे थे मस्कुलर टिश्यूज की। तो मस्कुलर टिश्यूज एलोंगेटेड सेल से मिलके बने हैं, जिन्हें हम मसल फाइबर्स कहते हैं। ये जो उनमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, बट जब ये काम करते हैं तो ये साथ में काम करते हैं। और मस्कुलर टिश्यूज का मेन फंक्शन है मूवमेंट ऑफ द बॉडी, और जिस स्पेशल प्रोटीन से ये मिलके बने हैं उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यूज की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड मसल टाइप ऑफ मसल फाइबर्स, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप। और वो कौन कौन से हैं? स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स हैं, और है अनस्ट्राइटेड मसल फाइबर्स, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डिक। अगर हम बात करें इनकी मस्कुलर टिश्यूज की, तो कौन कौन से हैं? स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डिक। ये टाइप्स ऑफ क्या है? मस्कुलर टिश्यूज, डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन एंड टाइप ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन देम। तो पहले अगर हम बात करते हैं स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स की, हम पहले बात करते हैं स्ट्राइटेड की, बात कर लेते हैं, बाद में हम दूसरे पर आते हैं। स्ट्राइटेड जो मसल्स होते हैं इनको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, या वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मतलब ये हमारे कंट्रोल में होती है मसल्स, तो इनकी मूवमेंट जो होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है। तो वॉलेंट्री मूवमेंट इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट विच इज अंडर आर कंट्रोल, उन्हें हम कहते हैं वॉलेंट्री।
जैसे कहते हैं ना स्कूल में टीचर आपसे कई बार आके पूछती हैं कौन कौन वॉलेंटियर बनना चाहता है। वॉलेंटियर मतलब कौन अपनी मर्जी से काम करना चाहता है। तो यानी कि ये स्ट्राइटेड मसल्स जो रहती हैं ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम वॉलेंट्री मसल्स। अगर हम वॉलेंट्री मसल्स की बात करते हैं तो अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखो, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इन्हें हम बोलते हैं स्ट्राइएशंस। क्या बोलते हैं? स्ट्राइएशंस बोलते हैं। अब देखो लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर में। अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखो तो वन लाइट वन डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो अगर हम स्ट्राइटेड मसल्स की बात करें, दे हैव डार्क एंड लाइट बैंड इनमें प्रेजेंट होते हैं। जो इनके सेल्स होते हैं कैसे होंगे? लॉन्ग, स्ट्रक्चर से पता चल रहा है हमें, लॉन्ग, elongated, नॉन टेपरिंग। नॉन टेपरिंग मतलब फ्लैट होते हैं ये, नॉन टेपरिंग। ये हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं किसकी? स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स की। ठीक है, अब इनके अंदर में जो कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं मायोफिब्रिल। कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट is known as मायोफिब्रिल, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं ये? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। जैसे मूवमेंट है हमारे मसल्स की, और ये मिलते कहाँ हैं? मैं यहां मेंशन करती हूँ। दे फाउंड इन लिम्ब्स, दे फाउंड इन डायफ्राम, फेस, neck, they found in face, neck, limbs, okay, and tongue also। तो ये सारी मूवमेंट अगर आप देखो तो हमारे कंट्रोल में होती हैं। अगर आप अपने लिम्स को, लिम्स क्या है यहाँ? हैंड्स और लेग्स। अगर आप अपने हैंड्स और लेग्स को मूव करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। डायफ्राम को, अगर आप अपने स्टमक को मूव करना चाहते हैं, डायफ्राम की बात करी जा रही है यहाँ पे, जब एक्सेलेशन और इनहेलेशन करते हैं उसमें, तो आप डायफ्राम की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं जब हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं। फेस की जो मसल्स हैं, एक्सप्रेशंस बनाते हैं हम अलग अलग, तो उसकी जो मसल्स हैं दैट इज ऑल्सो अंडर आवर कंट्रोल। नेक की मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होती है, टंग की मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है। तो ये जो मूवमेंट है ये हमारे कंट्रोल में होती है और इन्हें हम कहते हैं वॉल्यूंट्री मसल्स। और ऐसी मसल्स को हम स्ट्राइटेड या स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है किन की? स्ट्राइटेड मसल्स की। अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स, जिन्हें हम इनवॉल्यूंट्री मसल्स भी कहते हैं। अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखो स्मूथ मसल्स का, तो इसमें कोई स्ट्राइएशंस या डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट नहीं होते हैं। और जो इनके एंड्स हैं ये एंड्स भी टेपरिंग है, मतलब क्या नैरो एंड्स हैं। तो यहाँ पे तो कैसे है? फ्लैट है। बट अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें तो इनके एंड्स कैसे हैं? टेपरिंग एंड्स होते हैं और इन्हें हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। दीज मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। तो यानी कि हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। इनकी जो सेल की शेप देखो लॉन्ग है, स्पिंडल शेप्ड है और इसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये बेसिकली मूवमेंट करते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। जैसे हम फूड खाते हैं, जब हम फूड लेते हैं, खाते हैं हम फूड, तो हमारे ईजोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये मूवमेंट हमारे किस में होती है? ईजोफेगस में होगी, हमारे स्टमक में होती है। तो इस मूवमेंट के लिए भी कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल है? स्मूथ मसल्स, या जिनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। तो स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स जो रहती हैं ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं। लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ होती हैं? ये प्रेजेंट कहाँ होती हैं? ये हमारे ईजोफेगस में, ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती हैं। स्टमक क्या होता है? एक तरह से ग्राइंडिंग का काम करता है। जब भी हम फूड खाते हैं तो वो फूड को क्या करता है? चर्न कर देता है। जैसे हम मिक्सी में फूड को क्या करते हैं? एकदम सॉफ्ट उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही फूड हमारे स्टमक में जाकर होता है। ये यूट्रस में भी प्रेजेंट होती है,
यूट्रस की वॉल को क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होती हैं। तो जहां जहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा मसल्स का, वहां पे कौन सी मसल्स प्रेजेंट होंगी, स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स। ये जो मसल्स हैं ये हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है। आप अगर खाना खा लेते हैं तो क्या आप अपने ईसोफेगस को या फूड पाइप को कंट्रोल कर सकते हैं कि जिसमें कि वो फूड नीचे नहीं जाए, स्टमक तक नहीं पहुंचे। तो ये मूवमेंट इसमें ऑटोमेटिकली होती है। तो इस तरह की मूवमेंट को हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। और ऐसी मसल्स जो कि इस मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं उन्हें हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। तो ये डिफरेंस बिटवीन भी आता है एग्जाम में स्ट्राइटेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स में, या स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स में। अब नेक्स्ट हमारी जो मसल है वो है हमारी कार्डिक मसल। कार्डिक मसल भी एक तरीके की इनवॉलेंट्री मसल है, लेकिन कार्डिक मसल प्रेजेंट होती है हमारे हार्ट में। और अगर आप इसके सेल्स की बात करो तो ये सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में। और क्योंकि कार्डिक मसल्स के अंदर में दोनों की प्रॉपर्टी होती है, वॉलेंट्री मसल्स की भी यानी कि स्ट्राइटेड मसल्स की भी और अनस्ट्राइटेड मसल्स की भी। तो स्मूथ मसल्स को अनस्ट्राइटेड मसल्स भी कहा जाता है। तो कार्डिक मसल में दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो यानी कि इनके जो सेल्स होते हैं ये सिलेंड्रिकल होंगे। आप देखो ब्रांच है, ये ब्रांचेस निकल रही हैं तो इसके ब्रांच होते हैं यूनी न्यूक्लिएट। यूनी मीन्स इनमें सिर्फ वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इनके अंदर में ये इंटरकैलुटेड डिस्क, ये देख रहे हैं आपको डिस्क, इन्हें डिस्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक से दूसरे के साथ में कनेक्ट रहती हैं इन डिस्क के थ्रू। और इन कार्डिक मसल्स को हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, हार्ट में। और क्या काम होता है कार्डिक मसल्स का, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट और हेल्प इन पंपिंग ऑफ द ब्लड। जैसे ब्लड हार्ट के अंदर आता है, फिर हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी जाता है। तो ये पंपिंग ऑफ ब्लड जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा हार्ट के अंदर में, वो किसके कंट्रोल में है, वो कार्डिक मसल्स के कंट्रोल में होता है। तो ये हमारी तीन मसल्स हैं, कौन कौन सी हुई, स्ट्राइटेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स और इनवॉलेंट्री, सभी एक है इनके नाम। फिर हमारी स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स और अनस्ट्राइटेड मसल्स। थर्ड हमारी मसल्स कौन सी है, कार्डिक मसल्स, या इनको इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज और स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डिक मसल्स। तो आप इसमें जब एग्जाम्पल या तो इनके लोकेशन के ऊपर में आ जाता है, या इनके फंक्शन के ऊपर में आता है, या इनके कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है उनके ऊपर में आता है। तो और कई बार जनरल क्वेश्चन भी आता है। जनरल क्वेश्चन आएगा तो आप जनरली कोई भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख सकते हैं। जैसे कि हम स्ट्राइटेड मसल्स की बात करें, कहाँ प्रेजेंट होती है, ये इसकी लोकेशन है, इट इज प्रेजेंट इन लिम्स, टंग, अनस्ट्राइटेड विस्ट्रल ऑर्गन्स, आइरिस ऑफ आई। अनस्ट्राइटेड मसल के और भी एग्जांपल मैंने बताया आपको, जैसे कि यूट्रस में प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट है, तो वो वाले एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हैं। कार्डिक मसल्स ये हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। ये तो हुआ इसके लोकेशन के ऊपर में डिफरेंस। कई बार स्पेसिफिकली एग्जाम में ये पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन striated, unstriated and cardiac muscles on the basis of their location। तो आप उसमें स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट मेंशन करेंगे। और अगर इसके स्ट्रक्चर के ऊपर में पूछा जाता है तो ये इसके स्ट्रक्चर है। इट्स एंड्स आर ब्लंट, ये देखो ब्लंट एंड्स है। अनस्ट्राइटेड के एंड्स कैसे हैं, टेपरिंग, पॉइंटेड एंड्स, ठीक है। कार्डिक मसल्स के कैसे हैं, सेल्स आर फ्लैट, जिगजैग और ब्रांच्ड। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर मल्टी न्यूक्लिएट। आप देखो कितने सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके अंदर में। स्मूथ मसल्स में सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कार्डिक में भी एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अनस्ट्राइटेड की बात करें, ये तो उसका हुआ स्ट्रक्चर के ऊपर में, फाइन। कई बार अगर स्ट्रक्चर के ऊपर में डिफरेंस पूछा जाए तो आप ये वाले 2 पॉइंट्स लिखेंगे। और फिर आता है इनके
किसके ऊपर में, फंक्शन के ऊपर में। इट कॉन्ट्रैक्ट्स रैपिडली बट सून अंडरगोज फैटिग। जो स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं ये बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ज़्यादा होता है, इसीलिए ये जल्दी थक जाती हैं मसल्स, फैटिग फील होता है। अनस्ट्राइटेड मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बहुत स्लो रहता है, इसलिए इसमें फैटिग नहीं फील होता। और कार्डिक मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली, लेकिन फिर भी इनमें फैटिग फील नहीं होता है। ये डिफरेंस हुए इनके फंक्शन के ऊपर में। ये स्ट्रक्चर में आप लिख सकते हो, स्ट्राइटेड है, नॉन स्ट्राइटेड है एंड इट इज स्ट्राइटेड। यहाँ स्ट्राइटेड का मतलब क्या है, लाइंस है, यानी डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्राइटेड मसल्स को क्या कहते हैं, वॉलेंट्री, विच इज अंडर आवर कंट्रोल, and they are involuntary, it is not under our control, and cardiac muscles are also involuntary। ये भी इसके फंक्शन के ऊपर। फिर हम बात करते हैं स्ट्राइटेड मसल्स की, इनको स्केलेटल या वॉलेंट्री और स्ट्राइट मसल्स भी कहा जाता है, और इन अनस्ट्राइटेड को इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। कार्डिक मसल्स की हम बात करें, इनको इनवॉलेंट्री और हार्ट मसल्स बोला जाता है। अब ये भी इसका स्ट्रक्चर है, ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स में कोई स्ट्राइशन प्रेजेंट नहीं होते। आप अगर इनका स्ट्रक्चर देखो, इसमें आपको कोई लाइंस दिखाई नहीं दे रही है, कोई स्ट्राइशन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन कार्डिक मसल्स में हल्की से स्ट्राइशन लाइंस प्रेजेंट होती हैं। तो ये डिफरेंस बिटवीन है स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डिक मसल्स। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है, और जनरली ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। आपको इसका डायग्राम भी जरूर लगता था। अब नेक्स्ट हमारा जो टिश्यू आता है वो आता है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमारा जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में। तो ये जनरली इसका काम क्या होता है, ये ज्वाइन करता है ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, नर्व्स को। इसका मेन फंक्शन है, जो इसमें यूनिट प्रेजेंट होती है, यूनिट मतलब जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेल जो प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं न्यूरॉन, और ये हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल भी है। तो न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, और ये हमारे नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसमें कि ये सेल बॉडी है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है। इस पूरे को हम बोलते हैं सेल बॉडी। ये होता है एक्सॉन, इसमें कुछ ऐसे माइलिन शीट से कवर्ड रहता है, ये ऐसे, और ये होते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, और ये जो ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट। So this is the structure of a neuron, which is the nerve cell of our body and which makes the nervous tissue, and it is the longest cell of the body. अब ये फंक्शन कैसे करता है, हमारी बॉडी में जो भी स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस क्या होता है, जो भी हमें एक्सटर्नल रिस्पॉन्स मिलता है, कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, या कोई भी आप थिंकिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप सोच रहे हैं, कोई भी आपको स्टिमुलस मिलता है तो आपके ऑर्गन्स उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। तो लेकिन वो मैसेज कौन प्रोवाइड करेगा उनको, वो ब्रेन काम करता है। अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चंस लिखने हैं, आपने याद किया है, मेमोरी है आपके ब्रेन में, वो स्टोर रहती है, तो वो मैसेज ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा, तो ये न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इसके लिए। दे सेंड इन द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस, और ये ब्रेन तक मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। ब्रेन उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है, समझता है, स्टोर करता है, फिर वो एक चैनल के थ्रू क्या करता है, उस मैसेज ऑर्गन तक पहुंचाता है, और आपका ऑर्गन उस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। तो ये मैसेजेस का आना और जाना, receiving these signals are under the control of these neurons. तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, डेंड्राइट्स टेक द message from the organs and through these dendrites it goes to the cell body, then to the axon, then it reaches to the axon terminals, और इनको हम endings भी बोलते हैं। तो यहाँ इसके साथ में एक और एक्सॉन, ऐसे ये ब्रांच में जुड़े होते हैं एक्सॉन, तो ये न्यूरॉन्स, और ये यहाँ पर आपको एक और न्यूरॉन मिलेगा,
इन दोनों न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है जिसे हम कहते हैं साइनैप्स, जिसके थ्रू क्या होता है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज पास ऑन करेगा। तो जहां पे भी हमारे ब्रेन में जो सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, मेमोरी के लिए, ब्रीदिंग के लिए, हर चीज के लिए सेंटर्स अलग अलग प्रेजेंट है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन में। तो वहां तक मैसेज प्रोवाइड कौन करता है? ये न्यूरॉन प्रोवाइड करेगा, और फिर ब्रेन उस मैसेज को पढ़ेगा, इंटरप्रेट करता है, और रिस्पॉन्स में हमें मैसेज देता है टारगेट ऑर्गन तक। आईज को देता है, जैसे हमें कुछ चीज देखनी है, हमें कुछ भी सुनना है, या ये सब चीजें हमारे इसके कंट्रोल में होती हैं। कुछ स्टिमुलस ऐसे होते हैं जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व ना होके स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। और ये स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है? ये एकदम से रिफ्लेक्स आर्क कराता है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? जो हम एकदम स्पॉन्टेनियस एक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी हॉट चीज को टच किया और एकदम से आप अपने हैंड को हटा लेते हैं, तो ये एक स्पॉन्टेनियस एक्शन है। वो किसके कंट्रोल में है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सब काम कौन कराते हैं? नर्व्स कराते हैं, जिसमें ये नर्व्स टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और ये जनरली 2 मार्क्स में आता है। लाइक ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। इसका स्ट्रक्चर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है विद ऑल दीज लेबलिंग्स। तो आपको ये डायग्राम अच्छे से लर्न करना है विद ऑल दी लेबल पार्ट्स और इसका स्ट्रक्चर भी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन ऑफ द नर्व सेल। So with this, this is the end of the chapter, and now we'll discuss some important questions according to exam point of view. तो एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो अभी हम वो क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, और या डिफरेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन। तो इसमें आपको बोन और कार्टिलेज का स्ट्रक्चर, फंक्शन और लोकेशन तीनों बताने होंगे। जैसे कि अगर हम बोन्स की बात करें, ऑल्दो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बोन्स में जैसे हार्ड होती हैं, ये कैल्शियम और कोलेजन फाइबर से मिलकर बना है, तो और ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है बॉडी को। इसमें बोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लिम्ब्स में, और स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाते हैं। कार्टिलेज का जो अगर हम बात करें, फ्लेक्सिबल है, कंप्रेशन नहीं होता इनमें, इनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है और शुगर प्रेजेंट होती है। ये वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स और हैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्मॉल कैविटीज होती हैं, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये टिप ऑफ द नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो ये डिफरेंसेस हैं। ऑल्दो लास्ट क्लास में जब मैंने डिस्कस किया था बोन और कार्टिलेज का टॉपिक, तो वहां इस क्वेश्चन को आपके साथ में डिस्कस किया था। तो आप चाहे तो वो वाले पॉइंट्स लिखें, या ये दोनों ठीक है, तो आप कोई भी पॉइंट्स एग्जाम में इसमें लिख सकते हैं। तो जनरली इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कार्डिक मसल, स्मूथ मसल और स्ट्राइटेड मसल। जो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया आपसे, ये क्वेश्चन आता है आपका 3 मार्क में। आपको इनके स्ट्रक्चर्स भी लर्न करने होंगे, और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं अभी। फिर आपका क्वेश्चन आता है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अनस्ट्राइटेड मसल फाइबर एंड मेंशन इट्स अकरेंस, फीचर्स एंड फंक्शन। तो यानी कि या तो तीनों मसल फाइबर्स के बारे में पूछ लिया जाएगा आपसे एग्जाम में, या किसी भी एक मसल फाइबर को लेकर उसकी डिटेलिंग आपसे पूछी जा सकती है। देन क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर न्यूरॉन्स, वेयर आर दे फाउंड इन द बॉडी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। कहाँ मिलते हैं ये नर्वस सिस्टम में मिलते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में। क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? तो ये क्या करते हैं? दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये स्टिमुलस को ट्रांसमिट करते हैं, मैसेजेस लेंगे और मैसेजेस उस ऑर्गन को देते हैं, एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं ऑर्गन्स और ब्रेन के बीच में, ताकि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो ब्रेन के कंट्रोल में रहें और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। Then which cells are responsible for carrying messages? Nerve cells. What is responsible for increase in height of the stem or root? Answer is lateral meristem, जो कि कैम्बियम में प्रेजेंट होता है। अगर आपको याद हो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गर्थ ऑफ यानी कि
चौड़ाई, गर्थ ऑफ द स्टेम के बारे में पूछा जाता है तो लेटरल मेरिस्टेम। व्हाट इज लिग्निन? मैंने आपको बताया था लिग्निन का काम क्या होता है, ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, जिससे कि वो थिक हो जाती है, और ये एक सीमेंट का काम करता है, उसको हार्ड कर देता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं, व्हाई डज एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल, रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द बॉडी? जब मैंने आपको प्लांट और एनिमल टिश्यूज के डिफरेंसेस कराए थे, वहां मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स हैं उनकी जो बॉडी होती है वो काफी सिंपल होती है, और वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट नहीं करते हैं, तो वो सिर्फ उनके पार्ट्स वहीं खड़े होकर मूवमेंट करेंगे, लोकोमोशन नहीं होता। लेकिन एनिमल्स में लोकोमोशन होता है, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इसीलिए उनके अंदर में स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, बिकॉज देयर बॉडी रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए प्लांट और एनिमल जो टिश्यूज रहते हैं, जो उनके सेल्स होते हैं, वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। देन व्हाट हैपेंस टू द सेल फॉर्म बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से थे, जो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते हैं, लेकिन अगर उनमें चेंजेस होते हैं तो क्या करते हैं, एक टाइम के बाद में वो अपनी एबिलिटी को, डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज कर देते हैं, देन दे बिकम परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, और दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। When cell stops dividing and convert into permanent tissue, we call this process is known as differentiation. And then they become permanent tissues. Once they simple parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, and complex xylem and phloem. The next है how are glandular epithelium formed? Glandular epithelium अगर आपको याद हो, glandular epithelium बनते कैसे हैं? जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उनमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ग्लैंड सेल्स होते हैं जो कि एक सर्टेन सब्सटेंस अपने में से निकालते हैं, और जिसकी वजह से ये एपिथेलियल ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं जब वो अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं तो वो, और उसमें बहुत सारे सेल्स आने लग जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और इसका काम क्या होता है, ये सीक्रीशन में हेल्प करते हैं, सभी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और जनरली ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, या ये 3 मार्क्स में पार्ट्स में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स मेड ऑफ? तो आपको इसमें टाइप ऑफ ये टिश्यू बताना है कि कैसा टिश्यू इसमें प्रेजेंट होता है। तो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में कौन सा होता है, स्क्वामस एपिथेलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉल्यूमिनर, और किडनी के में क्यूबॉइडल, और वेयर आर एपिथेलियल सेल्स विथ सीलिया फाउंड, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये 1 मार्क में या 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में भी जनरली पूछा जाता है, लेकिन वहां पे ये पार्ट्स में पूछा जाएगा। और क्या होता है, कई बार 5 मार्क्स के क्वेश्चन में उसके डिफरेंट पार्ट्स बना दिए जाते हैं, तो उसमें भी 1 मार्क में ये पूछ सकते हैं। तो यहां तक तो ये हुआ हमारे कौन से टिश्यूज है। इसके बाद में आता है हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लड। अब ब्लड के ऊपर में शॉर्ट नोट लिखना है, तो आप ब्लड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ब्लड किस चीज से मिलके बना है, उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में आपको पूरी डिटेलिंग लिखनी होगी। जैसे कि ब्लड को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट अ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज मेड ऑफ मैट्रिक्स एंड प्लाज्मा, RBCs, WBCs, blood platelets are present, and these plasma contain proteins and they contain some salts and the hormones. Okay, the blood flows. यहाँ ये आ गया फंक्शन इसका। Blood carries this material and gases throughout the body, and it carries materials में जिसमें कि डाइजेस्टेड फूड भी आ जाएगा, हमारा हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं वो भी हमारे आ जाएंगे। तो इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स the entire body, and it is responsible for the transportation of materials throughout the body. Then question आता है, what are involuntary muscles and where are they found? Involuntary muscles कौन सी थी, अभी मैंने आपको बताया। जिनको पता है involuntary muscles अभी हमने डिस्कस किया था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि involuntary muscles कौन सी मसल्स होती है। तो बच्चों इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं।
एंड दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं, ईजोफेगस में प्रेजेंट होती हैं, स्टमक के वॉल में प्रेजेंट होती हैं, देन ये हमारे दिस लंग्स में प्रेजेंट होती हैं। तो जहाँ जहाँ पे ये मसल्स होती हैं, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उन्हें बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। तो यहाँ आपको इनकी डेफिनेशन देनी है और इनकी लोकेशन देनी है, और आप बता सकते हो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो अगर हम वॉलेंट्री की बात करें, these muscles are under our control. Involuntary muscles, they are not under our control. Voluntary muscles are present in the limbs. Involuntary muscles are present in stomach, in the wall of stomach, respiratory tract, or in the esophagus. Okay. फिर डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिए, ये जनरली 2 मार्क्स में आता है। तो अब पैरेन्काइमा कैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, थिन वॉल, और इसमें दे आर मेड अप ऑफ थिक सेल्स, और ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं पैरेन्काइमा प्लांट बॉडी में, देन कोलेनकाइमा प्रेजेंट इन द एरियल पार्ट्स। और पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं, दे स्टोर फूड, दे ऑल्सो स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स। कोलेनकाइमा द मैकेनिकल टिश्यू ऑफ द यंग पार्ट्स। सेल्स इसमें लूजली पैक्ड होते हैं, इसमें कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में डिफरेंस बताइए। तो उसमें भी आप उनके सेल्स के बारे में, दे आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, दे मेड ऑफ डेड सेल्स, दे कंटेन साइटोप्लाज्म, दे डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म। सेल वॉल इज सेल्यूलिक, इसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है, जिससे काफी थिक हो जाते हैं ये। सेल वॉल थिक होती है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं होती है, यानी कि अगर आपको याद हो, कोलेनकाइमा में सिर्फ कॉर्नर से ये थिक थी, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा में पूरी की पूरी सेल वॉल थिक होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लिग्निन। इसमें ल्यूमेन, सेल का ल्यूमेन मतलब स्पेस इन द सेल इज वाइड, और इसमें नैरो होती है। ये मैकेनिकल सपोर्ट और इलास्टिसिटी देता है, ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देता है। कोलेनकाइमा मैंने आपको बताया था, इलास्टिसिटी, यानी कि हम ब्रांच को इजीली बेंड कर पाते हैं। तो दिस बेंडिंग ऑफ द ब्रांचेस, दिस इलास्टिसिटी प्रोवाइड बाय द कोलेनकाइमा। देन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो बार बार डिवाइड होते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, इसमें डिवाइड नहीं होते, बनते ये भी परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, लेकिन इनमें सेल्स की डिवाइड करने की जो कैपेबिलिटी होती है या एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। सेल्स इसके अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, इसके फुल्ली डिफरेंशिएटेड सेल्स को आप इजीली देख सकते हैं, क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। सेल्स स्मॉल होते हैं, इसमें वेरिएबल इन शेप एंड साइज, अलग अलग शेप और साइज के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसीज एब्सेंट होती हैं, इसमें प्रेजेंट होती हैं। वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें मेटाबॉलिज्म रेट काफी हाई रहता है, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसमें काफी लो रहता है, क्योंकि जनरली ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में हेल्प करते हैं। सेल वॉल थिन होती है, और इसके थिन और थिक होती है। ये जो मैंने क्वेश्चंस अभी आपसे डिस्कस किए हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स में जरूर आते हैं, और इनमें से 100% क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, और इस तरह के पॉइंट्स अगर आप लिखते हैं, जब भी कभी भी डिफरेंस बिटवीन आए, तो ट्राई कीजिएगा हमेशा टैबुलर फॉर्म में डिफरेंस दीजिए, और ये इसे आप मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।